वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये सीरीज़ आपकी एक लक्ष्मीकांत सीरीज है, जिसमें मंडे टू सैटरडे शाम 8 बजे ये क्लास होती है। और इस क्लास का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपके भीतर पॉलिटी की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। वही वादा मैं आपसे निभा रहा हूँ जो मैंने किया था कि पूरी की पूरी पॉलिटी फ्री में पढ़ाऊँगा। जितनी भी पुरानी क्लासेस हुई हैं वो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में सारी की सारी क्लासेस मौजूद हैं। साथ ही साथ इन क्लासेस को अपने दोस्तों के मध्य ज़रूर शेयर किया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रियम्बल। प्रियम्बल से पहले हम लोगों ने पढ़ा था फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की विशेषता। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का निर्माण, जहां तक आपको याद है। ठीक है। और आज का जो आपका टॉपिक है दैट्स योर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पहला भाग है, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान का ये पहला भाग है, पार्ट वन। जैसे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते समय आपने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 22 भाग हैं, है ना। संशोधन के साथ जब आप पढ़ते हैं तो कुल 22 यानी 25 भाग होते हैं। ठीक है। तो संविधान का जो पहला पार्ट है यानी पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। कहाँ से लेके कहाँ तक? ये आपका आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक है। ये क्या बताएगा? ये भारत के क्षेत्र के बारे में। जैसे मान लो ये भारत है, अब यहाँ ये मत कहना कि भारत गोल कब से हो गया। मास्टर तुम गोल भारत बना रहा है, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मानना है यहाँ पर। ठीक है, मान लो ये भारत है। तो भारत देश में किसी भी क्षेत्र को कैसे समाहित कर सकते हैं? मान लीजिए किसी क्षेत्र को बाहर करना है तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। भारत के भीतर किसी दो स्टेट को कैसे मिला सकते हैं? भारत का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है? भारत की राजनीतिक संरचना कैसी है? इन सारी बातों के बारे में जो पार्ट बताता है दैट इज पार्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान का भाग एक है। ठीक है। संविधान के भाग एक में आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक आपको प्रावधान नजर आएंगे, यानी 1 से लेके 4 तक आपको प्रोविजन नजर आएंगे, जिसमें आप देखेंगे मेरे भाई कि आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, संविधान का अनुच्छेद 1 यदि आप इसको पढ़ें तो संविधान का अनुच्छेद 1 भारत के नाम को रिफ्लेक्ट करेगा। इंडिया दैट इज भारत। भारत के अगर ऑफिशियल नाम की बात करें तो भारत का दो ही औपचारिक नाम है, एक इंडिया एक दूसरा भारत। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में इस बात पर चर्चा हुई कि भारत के कौन सा औपचारिक रूप से नाम स्वीकार किया जाए। तो कुछ लोगों ने हिंदुस्तान की वकालत की, कुछ लोगों ने आर्यव्रत, कुछ लोगों ने इंडिया। ठीक है, हिंदुस्तान, भारत, आर्यव्रत, अलग अलग नामों की वकालत हुई वहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यानी संविधान सभा में, जिसमें दो नामों को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया, एक इंडिया और दूसरा भारत। आज कुछ दिन पहले आपने एक विवाद सुना होगा कि यहाँ जो कि इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, लोगों का ये कहना था कि इंडिया दैट इज भारत लिखना एक तरीके से कॉलोनियल माइंडसेट को दर्शाता है, अंग्रेजी माइंडसेट को दर्शाता है, बल्कि यहाँ पर भारत दैट इज इंडिया होना चाहिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने तर्क बताइएगा, रेलिवेंट बातें लिखिएगा कि क्या होना चाहिए, क्या दिक्कत है इंडिया दैट इज भारत होने से। आखिर क्यों इस बात के लिए विवाद चल रहा था कि भारत दैट इज इंडिया होना चाहिए? मैंने बताया ही आपको कि लोग इस बात का आरोप लगा रहे थे कि अंग्रेजी मानसिकता को दर्शाता है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है, जैसे अभी आप आर्टिकल 1 पढ़ेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। आर्टिकल 1 की पहली लाइन जो लिख रही है वो ये है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो इंडिया जो कि भारत होगा, इस पर लोगों को आपत्ति थी कि भारत जो कि इंडिया ऐसा होना चाहिए। इंडिया जो कि भारत अंग्रेजी मानसिकता को दर्शाता है, गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है। समझ गए? तो मेरे भाइयों, आर्टिकल 1 देश का नाम इंडिया दैट इज भारत इस बात का सोर्स है। भारत के दो ही ऑफिशियल नाम है। दूसरी बात, आर्टिकल 1 भारत की राज पद्धति को दर्शाएगा। आर्टिकल 1 भारत की राज पद्धति को दर्शाएगा, यानी भारत की पॉलिटी का नेचर कैसा है, भारत देश में किस टाइप की पॉलिटी है, भारत की राजनीतिक संरचना क्या है, इस बात को बताने का काम आर्टिकल 1 करेगा। कैसे इस बात को बताने का काम आर्टिकल 1 करेगा? तो देखिए, आर्टिकल 1 का फर्स्ट क्लॉज यदि आप उठा के देखें मेरे भाई, तो क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 1 के पहले क्लॉज में? आर्टिकल 1 का जो पहला क्लॉज है आपका, वो कह रहा है कि इंडिया, फर्स्ट क्लॉज, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट।
यानी भारत राज्यों का एक भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर ये पॉइंट जो आपने देखा, ये जो पॉइंट आपने देखा, इंडिया दैट इज भारत, ये भारत के ऑफिशियल नाम को दर्शा रहा है। ठीक है, भारत के औपचारिक नाम को दर्शा रहा है। वही बात यहाँ पर लिखी हुई थी कि देश का नाम को रिफ्लेक्ट करता है इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पर क्या है, यहाँ लिखा है कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट होगा। हालांकि भारत के लिए यदि आप देखें तो भारत देश में केंद्र और राज्य दोनों है, यानी भारत देश में मल्टीपल गवर्नमेंट है, मोर देन वन गवर्नमेंट है। और जहां पर मल्टीपल गवर्नमेंट होती है, जहां पर एक से अधिक स्तर की सरकार होती है, उसे हम फेडरल कहते हैं। ठीक है, उसे हम संघात्मक व्यवस्था का देश कहते हैं, यानी हम उसे फेडरेशन कहते हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि भारत देश में मल्टीपल गवर्नमेंट है, एक से अधिक स्तर की सरकार है, तो ये फेडरेशन का एग्जाम्पल है या ये फेडरल है? जी हाँ, तो भारत फेडरेशन या फेडरल है। वो बात अलग है कि भारत देश में अमेरिका की तरह राज्य मजबूत नहीं है, बल्कि भारत देश में यूनियन की तरफ व्यवस्था टिल्ड है, यानी केंद्र मजबूत है। तो भारत देश में केंद्र की तरफ व्यवस्था झुकी हुई है, केंद्र मजबूत है, मजबूत केंद्र के साथ संघवाद है। ठीक, लेकिन है तो फेडरल ना। फिर भी भारत देश में फेडरेशन ऑफ स्टेट का यूज क्यों नहीं किया गया? भारत देश में यूनियन शब्द का प्रयोग यहाँ पर क्यों किया गया? तो यूनियन शब्द का प्रयोग करने के पीछे का रीजन ये था कि कुछ ऐसी बातें हैं जो यूनियन लिख के हम दर्शाना चाहते थे। हमारे संविधान निर्माता यूनियन ऑफ स्टेट शब्द को लिखने के पीछे भारत के उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को दिखाना चाहते थे, भारत की उस राज्य पद्धति को दिखाना चाहते थे कि भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है। जैसे अमेरिका यदि आप देखेंगे तो अमेरिका अलग अलग राज्यों को मिलाकर अमेरिका बना। तो अमेरिका बाई एग्रीमेंट, समझौते के तहत बना। शुरुआत में 13 राज्य आपस में समझौता करके एक देश बनाए और अभी वहां पर 50 राज्य हैं। लेकिन यदि आप भारत की बात करें तो भारत, इंडिया इज नॉट रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट। भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, भारत देश में केंद्र और राज्य दोनों हैं, लेकिन केंद्र राज्य दोनों होने के बावजूद भारत देश में सेंटर स्ट्रांग है। यानी केंद्र भारत देश में कैसे नजर आएगा? केंद्र भारत देश में मजबूत स्थिति में नजर आएगा, यानी केंद्र मजबूत है। अगला पॉइंट, केंद्र मजबूत है, केंद्र मजबूत स्थिति में है, प्लस भारत देश में राज्य क्या अलग हो सकते हैं क्या? भारत के राज्य भारत से अलग हो सकते हैं? नहीं, है ना। जिस तरह शरीर से शरीर के अंगों को नहीं अलग कर सकते, वैसे भारत से राज्यों को नहीं अलग कर सकते। शरीर के अंग अंग नहीं अलग कर पाते हो ना, दिल अलग कर देते हो तुम लोग, वो अलग बात है। राज्य नहीं अलग हो सकते, यानी भारत के राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, भारत देश में केंद्र क्या है? भारत देश में केंद्र मजबूत है, दूसरा पॉइंट। भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है, तीसरा पॉइंट। इसी बात को दर्शाने के लिए, इसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को दर्शाने के लिए भारत के लिए जिस शब्द का प्रयोग आर्टिकल 1 में किया गया, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट। वही बात यहां पर मेरे भाइयों मेंशन है कि टाइप ऑफ पॉलिटी यानी राज पद्धति, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को दर्शाता है आर्टिकल 1, जो कि यूनियन ऑफ स्टेट शब्द को रिफ्लेक्ट करता है। और ये बात यही बताता है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। स्टेट डू नॉट हैव राइट टू सेसेट फ्रॉम यूनियन, एज वेल एज संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, यानी यूनियन इज नॉट रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट। क्लियर बात? ये आर्टिकल 1 का फर्स्ट क्लॉज है जो आप लोगों ने देखा। इसके बाद कुछ बातें मैं आपको और बताता हूं इसी से रिलेटेड। जैसे आर्टिकल 1 का फर्स्ट क्लॉज ये कह रहा है, आर्टिकल 1 का सेकंड क्लॉज यदि आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 1 का सेकंड क्लॉज कहता है कि राज्य और राज्यों के क्षेत्र वो होंगे जो अनुसूची 1 में लिखे हैं। यानी राज्य और राज्यों के क्षेत्र वो होंगे जो शेड्यूल 1 में लिखे हैं, है ना। यानी भारत देश में 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। अब 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, इसकी लिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको क्या देखना पड़ेगा? शेड्यूल 1 यानी अनुसूची 1 देखना पड़ेगा। ये आर्टिकल 1 का सेकंड क्लॉज है, दूसरा क्लॉज है। थर्ड क्लॉज ऑफ आर्टिकल 1 यदि आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 1 का जो तीसरा क्लॉज है मेरे भाई, अनुच्छेद 1 का जो थर्ड क्लॉज है, यानी आर्टिकल 1 का तीसरा क्लॉज, ये बताएगा टेरिटरी ऑफ यूनियन को। टेरिटरी ऑफ यूनियन बेस मीन्स मेरे भाई संघ के क्षेत्र की बात करता है। किसकी बात करता है?
संघ का क्षेत्र यानी टेरिटरी ऑफ यूनियन, यानी भारत में, भारत के क्षेत्रों में कौन कौन सम्मिलित होगा, भारत के क्षेत्र में कौन कौन सम्मिलित होगा, यानी संघ के क्षेत्र में कौन कौन सम्मिलित होगा, इसकी बात कौन करता है? आर्टिकल 1 का तीसरा क्लॉज कहता है, करता है, यानी अनुच्छेद 1 का तीसरा क्लॉज कहता है। कौन कौन सम्मिलित होगा? तो भारत के क्षेत्रों में सबसे पहले तो राज्य, राज्य भारत का क्षेत्र होगा, ठीक है, स्टेट। और दूसरा यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश भी भारत का भाग होगा, स्टेट यानी राज्य भी इंडिया का पार्ट होगा। और अगला है आपका एक्वायर्ड स्टेट। एक्वायर्ड स्टेट का मतलब होता है मेरे भाई अर्जित राज्य क्षेत्र। अर्जित राज्य क्षेत्र, देखो हमारे संविधान निर्माता कितने होशियार और दूरदर्शी थे, उन्होंने ये भी लिख दिया कि किसी क्षेत्र को यदि भारत एक्वायर किया जाएगा, यानी भारत यदि किसी क्षेत्र को एक्वायर करेगा तो वो भी भारत का भाग माना जाएगा। जैसे मान लो अभी हम चाइना पे कब्जा कर लें तो पूरा नूडल हमारा होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। संविधान के आर्टिकल 1 क्लॉज 3 के अनुसार अगर हम चाइना पे कब्जा करें तो चाइना हमारा माना जाएगा, ठीक। तो कैसे कैसे किसी क्षेत्र को हम एक्वायर कर सकते हैं? तो एक सिंपल सी बात है कि किसी भी टेरिटरी को अगर हम एक्वायर करना है तो एक तो तरीका होता है कि विजय, हम उस पर विजय कर लें, है ना, लड़ाई के द्वारा विजय करके, जैसे गोवा लेके आए 1961 में, गोवा लेके आए हम, ठीक है, ऑपरेशन विजय चलाए और गोवा लेके आए, गोवा को इसमें शामिल किया, ठीक है। ट्रीटी करके, जैसे फ्रेंच टेरिटरी जो भारत देश में थी, जो फ्रांसीसी क्षेत्र थे, उनको हम ट्रीटी के द्वारा भारत देश में शामिल किए, संधि करके। और अगला ये होता है दावा करके, यानी क्लेम करके। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऐसा क्षेत्र है जो समुंदर में है, जैसे कोई आइलैंड मान लो समुद्र में निकला, है ना, हमारी सेना गई दौड़ते 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 और वहां झंडा गाड़ के चली आई, उस पर हमने दावा किया कि हमारा है। तो कोई भी क्षेत्र जिस पर किसी का दावा नहीं है, उस पर क्लेम करके, जैसे मान लीजिए पोल पे हमारा एक रिसर्च स्टेशन है, वो हमने क्लेम करके ही शामिल किया है। साथ ही साथ एक द्वीप हुआ करता था बंगाल, वे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, जिसका नाम था न्यू मोर द्वीप, उसको हम कहते थे, उसको हमने क्लेम किया था हमारा है, बांग्लादेश कहता था हमारा है, डूब गया। हाँ, उसने भी सोचा होगा कि चलो भाई नीचे समुंदर के अंदर चलो, दोनों हमारे चक्कर में लड़ रहे हैं। लक्षद्वीप को हमने ऐसे ले आया था दावा करके। तो एक्वायर्ड स्टेट का मतलब ये है अर्जित राज्य क्षेत्र, यानी किसी क्षेत्र को हम कैसे शामिल करें। तो आर्टिकल 1 का जो तीसरा क्लॉज है मेरे भाई, आर्टिकल 1 का जो थर्ड क्लॉज है वही बताता है यूनियन ऑफ स्टेट। तो मैंने आपसे कहा कि आर्टिकल 1 में 3 क्लॉजेज हैं, और आर्टिकल 1 में जो 3 क्लॉज है मेरे भाई, वो 3 क्लॉजेज में आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि आर्टिकल 1 का तीसरा क्लॉज जो है, यानी अनुच्छेद 1 का तीसरा क्लॉज, ये भारत के क्षेत्र के बात करेगा, भारत के क्षेत्र की बात करेगा, यानी भारत के क्षेत्र में क्या क्या शामिल है मेरे भाई? तो टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट की टेरिटरी शामिल है, यूनियन टेरिटरी शामिल है, और ऐसे जो हम एक्वायर करें, ठीक है, टेरिटरी दैट में बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्वायर किया जाए, तो ये आर्टिकल 1 का जो थर्ड क्लॉज है, ये एक तरीके से व्यापक अप्रोच को, कंप्रिहेंसिव अप्रोच को दर्शाता है, ठीक है। ये बताता है कि भारत में क्या क्या शामिल है, ठीक है। वहीं वहीं ये जो वर्ड लिखा हुआ है, ये जो वर्ड आपका लिखा हुआ है राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड, ये जो यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड है, ये भारत की टेरिटरी को नहीं शो ऑफ करता। यूनियन ऑफ स्टेट शब्द जो आर्टिकल 1 के क्लॉज 1 में लिखा है, ये भारत की राज पद्धति को दर्शाएगा, भारत की राज पद्धति को दर्शाएगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को दर्शाएगा। यूनियन ऑफ स्टेट वर्ड इज नॉट डीलिंग अबाउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ स्टेट शब्द भारत के पूरे क्षेत्र को नहीं इंडिकेट कर रहा है। यूनियन ऑफ स्टेट शब्द एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है, एक ऐसी शब्दावली है जो कि भारत की राज पद्धति को, यूनियन ऑफ स्टेट शब्द मेंशन करने के पीछे का रीजन ये था कि भारत अलग अलग राज्यों को मिलाकर बना हुआ एक यूनियन है, जो अखंड है, जिसके राज्य अलग नहीं हो सकते, जो समझौते का परिणाम नहीं है, समझौते का परिणाम नहीं है, केंद्र वहां मजबूत है, राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ठीक है। तो राज्यों का संघ शब्द जो है, वो ये बात करता है कि मेरे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ किस बात को दर्शा रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये राज पद्धति को, यानी मेरे भाइयों पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को दर्शाएगा, ठीक है।
और वहीं आप देखेंगे कि आर्टिकल 1 का थर्ड क्लॉज ये भारत के पूरे क्षेत्र को इंडिकेट करेगा। क्लियर है बात? ये आप समझ गए? तो कभी कभी ऐसे भी घुमा के सवाल दे देता है, तो उसमें आप परेशान मत होइएगा। तो आर्टिकल 1 के तीनों क्लॉज, पहला क्लॉज यूनियन ऑफ स्टेट है भारत, क्यों यूनियन ऑफ स्टेट है ये देखा। सेकंड क्लॉज राज्य राज्यों के क्षेत्र वह होंगे जो शेड्यूल 1 में दिए हैं। थर्ड क्लॉज भारत का क्षेत्र, भारत के क्षेत्र में क्या क्या शामिल है ये आप लोगों ने देखा। अब आ जाते हैं आर्टिकल 2 पर। आर्टिकल 2 एक्चुअली देखो, आर्टिकल 2 को रोज लोग रटते हैं, एडमिशन ऑफ स्टेट, एडमिशन ऑफ स्टेट, एडमिशन ऑफ स्टेट। 3 रटते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। पढ़ समझने का थोड़ा प्रयास करिए। यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तो चीजें समझ जाएंगे। देखिए आर्टिकल 2 है क्या। आर्टिकल 2 मेरे भाइयों पार्लियामेंट को पावर देता है। अनुच्छेद 2 संसद को यह शक्ति देता है, यानी पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि संसद बाई लॉ, पार्लियामेंट कानून बनाकर, यानी संसद बाई लॉ पार्लियामेंट कानून बनाकर किसी भी क्षेत्र को भारत देश में शामिल करने के लिए कंडीशन, लिमिटेशन, शर्तें, सीमाएं तय कर सकती है। एक बार फिर से मुझे सुनिएगा। देखो आर्टिकल 2 की आप टाइटल पढ़ेंगे तो लिखा है नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये भारत है, भारत से बाहर अगर किसी क्षेत्र को भारत में मिलाना है तो उसी को तो हम एडमिशन कहेंगे। एडमिशन तब लिया जाता है जब आप वहां के पार्ट ना हो, ठीक है। तो इस क्षेत्र को, ये भारत से बाहर का कोई क्षेत्र है, उसको भारत के अंदर ले आना है। अब भारत के अंदर ले आना है तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 किसको पावर दे रहा है भाई? आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को पावर दे रहा है, संसद को यह शक्ति दे रहा है कि संसद बाई लॉ, यानी पार्लियामेंट कैसे? कानून बनाकर। पार्लियामेंट कानून बनाकर क्या कर सकती है? नए राज्य को भारत के संघ में शामिल कर सकती है। द न्यू स्टेट विल बी इंक्लूडेड इन इंडियन यूनियन, यानी नए राज्य को भारत के संघ में शामिल कर सकती है। नए राज्यों के गठन की शक्ति है। समझना, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल कर सकती है, एज वेल एज इसके लिए जो भी शर्तें और सीमाएं हैं, जो भी इसके लिए कंडीशन, शर्तें और सीमाएं, ये कौन तय कर सकता है? लिमिटेशन, ये पार्लियामेंट तय कर सकती है, यानी संसद तय कर सकती है। फिर से सुनिए, आर्टिकल 2 संसद को यह शक्ति दे रहा है कि संसद बाई लॉ, यानी कानून बनाकर किसी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है, और शामिल करने के लिए, शामिल करने पर जो भी कंडीशन, लिमिटेशन लगानी है, जो भी शर्ती सीमाएं हैं, वो संसद तय कर सकती है लॉ बनाकर। यह है आर्टिकल 2। अब आर्टिकल 2 में एक क्लॉज और जोड़ा गया 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। हालांकि वो आज नहीं है, समाप्त हो गया, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, तो थोड़ी देर सुनिएगा मुझे। एक्चुअली हुआ था कि सिक्किम पहले इंडिया का पार्ट नहीं था। सिक्किम इंडिया का पार्ट नहीं था, लेकिन सिक्किम के लोग ये चाहते थे कि भारत देश में शामिल हो, और सिक्किम के लोगों ने इंदिरा गांधी से अप्रोच किया कि उन्हें भारत देश में शामिल होना है। इसके लिए सरकार ने प्रयास किया। सिक्किम की जनता चाहती थी, हालांकि सिक्किम में जो राजा था चोग्याल वंश का, वो नहीं चाहता था, लेकिन सिक्किम की जनता के चाहने की वजह से ही सिक्किम को भारत देश में शामिल किया गया। और सबसे पहले सिक्किम को शामिल करने के लिए 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, 35वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन? 35, 35वां संविधान संशोधन। और 35वें संविधान संशोधन के द्वारा एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 2A, है ना। आर्टिकल 2A जोड़कर सिक्किम को संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। संयुक्त राज्य का मतलब होता है मेरे भाई एसोसिएट स्टेट, यानी कुछ शक्तियां भारत सरकार के पास थी, जैसे डिफेंस हो गया, सेना हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, संचार हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, ये भारत सरकार के पास, बाकी सारी शक्तियां सिक्किम के पास। तो सिक्किम को भारत का एसोसिएट स्टेट, भारत के संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत में मिलाया गया, लेकिन इससे भी सिक्किम की जनता संतुष्ट नहीं थी। उनको पूरी तरीके से भारत में शामिल होना था, भारत की संसद का भाग बनना था। ऐसे में 36 अमेंडमेंट हुआ, 36वां संविधान संशोधन हुआ, और 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, इसके द्वारा 36वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि आर्टिकल 2A ये जोड़ा गया था, जो इसे समाप्त कर दिया गया। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 2A को समाप्त कर दिया गया और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। सिक्किम हमारे भारत देश में 22nd स्टेट बना, यानी 22वां राज्य बना। ठीक है, तो ये कहानी थी थोड़ी सी सिक्किम की, जो आपने समझा। अब हम लोग आ जाते हैं आर्टिकल 3 पर, यानी अनुच्छेद 3।
आर्टिकल 3 इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। अनुच्छेद 3 इस बात से संबंधित है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट यानी नए राज्यों का निर्माण। आर्टिकल 3 नए राज्य का निर्माण कैसे हो, हाउ टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, है ना। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश से निकल के उत्तराखंड बना, कैसे बनेगा। बिहार से निकल के झारखंड बना, कैसे बनेगा। इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, इससे रिलेटेड आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 फॉर्मेशन, भारत के भीतर किसी भी राज्य को रीऑर्गेनाइज करना है, दो राज्यों को मिला के एक राज्य बनाना है, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 भी किसको शक्ति दे रहा है, संसद को। भारत संघ के नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन, द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट इन इंडियन यूनियन और चेंजेस टू एग्जिस्टिंग स्टेट, इसको डील करता है आर्टिकल 3। और ये भी किसको शक्ति देता है, पार्लियामेंट को शक्ति। पार्लियामेंट बाई लॉ यानी संसद क्या बनाकर मेरे भाई, पार्लियामेंट बाई लॉ यानी संसद कानून बनाकर। संसद कानून बनाकर क्या कर सकती है, संसद कानून बनाकर किसी भी राज्य क्षेत्र को, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है ना, या किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, घटा सकती है ना। साथ ही साथ किसी के राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, किसी दो राज्य को मिला के एक राज्य बना सकती है, ठीक है, किसी एक राज्य को एक से अधिक भाग में बांट सकती है। एक बार फिर से सुनिएगा, आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट को ये पावर मिल रही है, संसद को ये शक्ति मिल रही है कि संसद बाई लॉ यानी पार्लियामेंट लॉ बना के दो राज्यों को मिला के एक राज्य बना सकती है। हाँ, दो या अधिक राज्यों को मिला के एक राज्य बना सकती है, मर्जर हो सकता है, यस। एक स्टेट को मोर देन वन पार्ट में बांट सकती है, मल्टीपल पार्ट में बांट सकती है, यस। किसी स्टेट की बाउंड्री अल्टर कर सकती है, यस। किसी स्टेट का एरिया अल्टर कर सकती है यानी क्षेत्र बदल सकती है, सीमा बदल सकती है, जी हाँ। नाम बदल सकती है, जी हाँ। कौन ऐसा कर सकता है, संसद ऐसा कर सकती है, पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। कैसे, बाई लॉ यानी कानून बनाकर कर सकती है। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर प्रोसेस भी बता दीजिए, क्या प्रोसेस है। तो आर्टिकल 3 और आर्टिकल 3 में एक अमेंडमेंट है, फिफ्थ अमेंडमेंट। इसको मिला के जब हम पढ़ते हैं तो पूरी की पूरी प्रक्रिया निकल कर आती है। प्रक्रिया क्या है कि आर्टिकल 3 से रिलेटेड अगर कुछ भी करना है तो जो गवर्नमेंट बिल लेके आएगी, बिल यानी विधेयक, विधेयक यानी किसी भी कानून को बनाने के लिए जो मसौदा प्रस्तुत किया जाता है उसी को हम विधेयक कहते हैं। तो आर्टिकल 3 से रिलेटेड कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद आएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद आएगा संसद में, यानी संसद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अब ये मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब हर विधेयक के लिए ना रट लेना कि जितने भी बिल हैं सबके लिए राष्ट्रपति की प्रियर परमिशन चाहिए, नहीं। आर्टिकल 3 से रिलेटेड जो है उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए, यानी राष्ट्रपति की प्रियर परमिशन चाहिए। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद यानी राष्ट्रपति की प्रियर परमिशन के बाद ही उसे संसद के किसी भी सदन में यानी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ये बिल जो है ये लोकसभा राज्यसभा कहीं भी ये ला सकते हैं, कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस, यानी किसी भी सदन में आप इसे लेकर आ सकते हैं, चाहे लोकसभा में लेके आइए चाहे आप राज्यसभा में लेके आइए, ठीक है। दोनों हाउस में इसे सिंपल मेजोरिटी से, सामान्य बहुमत से पारित होना होगा, ठीक है। दोनों सदनों में इसे सिंपल मेजोरिटी यानी सामान्य बहुमत से पारित होना होगा। सामान्य बहुमत क्या होता है, जो लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उनका आधे से एक अधिक, यानी उपस्थित का आधे से एक अधिक। बस शर्त इतनी है कि वो लोग वोट भी करें, ऐसा नहीं है जिस समय वोटिंग हो रही है उस समय बाहर सुट्टा पीने गए हैं, ठीक है, वोट करें। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से विधेयक आएगा, लोकसभा राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी सामान्य बहुमत से पारित होगा, और सामान्य बहुमत से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति से क्या बनेगा, एक्ट यानी कानून बन जाएगा। लेकिन यहाँ बीच में एक पॉइंट और है कि मान लो किसी राज्य का नाम बदलना है, उसकी सीमा बदलनी है या उसकी बाउंड्री अल्टर करनी है, तो राष्ट्रपति क्या करता है कि राष्ट्रपति उस स्टेट को नोटिस करता है। राष्ट्रपति उस स्टेट को नोटिस करके सुझाव मांगता है, सुझाव मांगता है, लेकिन राज्य के सुझाव को मानने के लिए पार्लियामेंट बाउंड नहीं है, यानी संसद उनके सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि राज्य से सुझाव राष्ट्रपति के द्वारा मांगा जाता है, ठीक है, लेकिन संसद उसे मानने के लिए बाउंड नहीं है। तो ये प्रक्रिया है। अब एक बात यहाँ आपको समझनी है जो बड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है और जिसमें कन्फ्यूजन होती है। अब जाहिर सी बात है कि जैसे मान लो कि यूपी को आप दो भाग में बांटेंगे
तो फर्स्ट शेड्यूल में 28 स्टेट लिखे हैं ना पहली अनुसूची में, तो उसको 29 करना पड़ेगा ना, इसका मतलब अमेंड कर रहे हो ना आप। सीटें राज्यसभा की दूसरी करनी पड़ेंगी ना, तो फोर्थ शेड्यूल में भी आपको अमेंड करना पड़ेगा ना। तो संशोधन तो आप कर रहे हैं, अमेंडमेंट तो हो रहा है, लेकिन मेरे भाई अमेंडमेंट हो रहा है, लेकिन इसे वास्तविक रूप से संविधान संशोधन अधिनियम की संज्ञा नहीं देते, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसे नहीं मानते। अब आप लोग सोच रहे होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैसे बनते हैं फिर। तो भारत देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं रियल वाले वास्तविक वाले, वो आर्टिकल 368 की प्रक्रिया के तहत होते हैं। यानी भारत देश में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद बताता है वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 368। और अनुच्छेद 368 के तहत जब संशोधन होते हैं तो उसके लिए संसद में विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है। और ये जो संशोधन हो रहा है ये सामान्य कानून, यहाँ पर देखो सिंपल मेजोरिटी का प्रयोग करके जब कोई कानून बनता है तो इसे हम सामान्य कानून कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम सिंपल लॉ कहते हैं, यानी इसे हम सामान्य कानून कहते हैं। और इस प्रक्रिया को हम सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसेस, यानी इस प्रक्रिया को हम सामान्य विधायी प्रक्रिया कहते हैं। सामान्य विधायी प्रक्रिया कहते हैं, यानी सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कहते हैं। ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आर्टिकल 2 और 3 से रिलेटेड कोई भी कानून होगा, क्या वो 368 के तहत संशोधन होगा, क्या वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन माना जाएगा? तो इसका जवाब होगा जी नहीं। वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं होगा, बल्कि वो सिंपल लॉ होगा। हालांकि उससे हो रहा है संशोधन, लेकिन उसे संविधान संशोधन अधिनियम की संज्ञा नहीं देते, बल्कि संसद को ये शक्ति है कि संसद सिंपल लॉ बनाकर ही अमेंड कर लेती है। और ये बात कहाँ लिखी है? आर्टिकल 4 में ये बात सीधे सीधे मेंशन है। अभी आप पढ़ेंगे तो खुद ही चीज़ें आपके और स्पष्ट हो जाएगी। तो देखिए, वही बात जो मैंने आपको बताई कि आर्टिकल 3 से रिलेटेड अगर कोई बिल रहेगा, आर्टिकल 3 से रिलेटेड कोई विधेयक रहेगा, तो संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में रखा जाएगा। बिल रिलेटेड टू द अबव, अबव मीन्स आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 से रिलेटेड अगर कोई विधेयक होगा तो वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस तभी होगा जब राष्ट्रपति की प्रीवियर रिकमेंडेशन होगी। ठीक है। और विधेयक को राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेचर को भेजा जाएगा, यानी संबंधित राज्य को राष्ट्रपति भेजता है, लेकिन राज्य के विधानसभा का मत मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड, यानी विधानसभा राज्य का मत मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। फिर उसके बाद संसद स्वयं निर्णय लेती है। ठीक है। संसद को इसे सामान्य बहुमत से क्या करना होता है? पारित करना होता है। अब एक बात यहां पर और समझिएगा कि जैसे प्रक्रिया आपने राज्य के लिए देखी, अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए, वही बात जो अभी चार्ट के थ्रू बताई वही बात यहां मेंशन है। जैसे प्रक्रिया आपने राज्य में देखी, राज्य के लिए राज्य की बाउंड्री अलग करनी है, दो राज्य को मिलाना है, किसी का नाम बदलना है, तो प्रोसेस वही है जो अभी मैंने आपको बताया। क्या यूनियन टेरिटरीज के लिए भी यही प्रोसेस है? यस। 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 18वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह स्पष्ट हो गया कि आर्टिकल 3 का ही प्रोसेस किसी राज्य में अगर यूनियन टेरिटरी को मर्ज करना है या दो यूनियन टेरिटरी को मर्ज करना है, जैसे अभी दादर नगर हवेली दमन दीव को मर्ज कर दिया गया कुछ दिन पहले, तो उसके लिए भी सेम प्रक्रिया होगी। बस अंतर बस इतना होगा कि यूनियन टेरिटरी के मामले में मेरे प्यारे भाइयों स्टेट से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे संघ शासित प्रदेश से रिलेटेड अगर विधेयक है, संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड अगर कोई विधेयक है, तो संघ शासित प्रदेशों के मामले में विधानसभा का मत यानी राज्य का मत जानने की कोई जरूरत नहीं है। राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य की क्या मंशा है उसका सुझाव मानने की जरूरत नहीं है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले क्या करते हैं, बिल लाते हैं, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेते हैं। राष्ट्रपति की जब पूर्व अनुमति लेते हैं तो राष्ट्रपति उस राज्य को नोटिस भेजता है, हाँ या ना। राज्य चाहे हाँ करे चाहे ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, संसद उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद उसे दोनों हाउस में पास होना है, सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया, प्रेसिडेंट ने सहमति दी, कानून बन गया। क्या ये कानून 368 का संविधान संशोधन है? नहीं, 368 का संविधान संशोधन नहीं है, बल्कि हम उसे सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में काउंट करते हैं, सामान्य विधायी प्रक्रिया में हम उसे क्या करते हैं, काउंट करते हैं। अब सवाल मेरे भाइयों ये है कि जैसा कि आपने आर्टिकल 3 से रिलेटेड ये बात देखी,
कि अनुच्छेद 3 से संबंधित कानून सामान्य कानून होंगे, वो 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाएंगे। और यही बात आर्टिकल 4 में मेंशन है कि 2 और 3 के संबंध में बनाए जाने वाले कानून आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं आएंगे। अनुच्छेद 368 के तहत ये संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं आएंगे, यानी आर्टिकल 368 के तहत ये संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं आएंगे, बल्कि उसे किस कानून का दर्जा देंगे? बल्कि हम उसे साधारण बहुमत और सामान्य विधायी प्रक्रिया से पारित करेंगे। लॉ इज पास्ड बाय द सिंपल मेजोरिटी एंड थ्रू द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, तो उसे हम सामान्य कानून का दर्जा देंगे। सामान्य कानून, ठीक है, या सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। अब देखो, इसको थोड़ा सा और सरल शब्दों में आपको बता देता हूं, जैसे कि आप कंफ्यूजन ना क्रिएट हो आपके भीतर। यदि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात करें, तो भारत का संविधान एक जिंदा दस्तावेज है, यहाँ संशोधन संभव है। और संविधान ऐसा होना भी चाहिए कि जिसमें संशोधन हो सके। अगर संविधान ऐसा है कि जिसमें संशोधन नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो समय के साथ क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के दो प्रकार हैं, ठीक है। एक प्रकार तो ऐसा है कि जो सिंपल लॉ बना के अमेंड किया जाता है, ठीक, सिंपल लॉ बना के, यानी सामान्य कानून बनाकर संशोधन किया जाता है। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट सामान्य कानून बनाकर किया जाता है, इसे हम सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कहते हैं, सामान्य विधायी प्रक्रिया कहते हैं। इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन अधिनियम की संज्ञा नहीं देते। जैसे एग्जाम्पल आपका आर्टिकल 3, किसी राज्य का नाम बदलना, सीमा बदलना। उत्तर प्रदेश से निकल के उत्तराखंड बना, बिहार से निकल के झारखंड बना, मध्य प्रदेश से निकल के छत्तीसगढ़ बना। दूसरा संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता है। अंडर आर्टिकल 368 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया जाता है, संशोधन किया जाता है, यानी अनुच्छेद 368 के तहत जो संशोधन किया जाता है मेरे भाई, इसमें आर्टिकल 368 के तहत अगर कोई संशोधन किया जाता है तो ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक जिसमें संसद की सहमति की जरूरत होती है, यानी संसद के दोनों सदनों में, यानी पार्लियामेंट के दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से, विशेष बहुमत से पारित करना होता है, ठीक है। विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजोरिटी से पारित करना होता है। और प्लस दूसरा जो टाइप होता है, दूसरे टाइप में संसद के दोनों सदनों में तो विशेष बहुमत से पारित ही होना होता है, साथ साथ आधे राज्यों की विधान मंडल में भी, यानी आधे राज्यों में भी पारित होना होता है। ये जो संशोधन है 368 के तहत, इससे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। जो अब तक 100+ अमेंडमेंट हुए हैं, वो संविधान संशोधन अधिनियम इसी के तहत है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये कौन कौन से वाले हैं, तो आगे चल के इसको पढ़ेंगे, आगे इसका अलग से चैप्टर आएगा संविधान संशोधन का, तो उसमें विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप बस इतना समझिए कि 368 के तहत जो संशोधन है वो संविधान संशोधन अधिनियम है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक जिसमें संसद करती है विशेष बहुमत से पारित करके, और एक जिसमें संसद के साथ साथ राज्यों की भी सहमति चाहिए। मन में सवाल उठ रहा होगा विशेष बहुमत क्या है, तो इसके लिए 368 के लिए जो विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है, यानी 368 के लिए जो स्पेशल मेजोरिटी का प्रयोग किया जाता है, वो ये है, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, यानी जो लोग उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं उसका 2/3। लेकिन ये संख्या कुल के आधे से एक अधिक से कम नहीं होनी चाहिए। उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, लेकिन ये संख्या कुल के आधे से एक अधिक से कम नहीं होनी चाहिए। ये 368 के लिए विशेष बहुमत जो प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो आई होप आपने 1 2 3 4 विस्तार से समझा होगा। क्या समझा? आर्टिकल 1 2 3 4 रिपीट करता हूँ। आर्टिकल 1 में 3 क्लॉज थे। पहला क्लॉज बता रहा है भारत राज्यों का संघ है। दूसरा क्लॉज क्षेत्र अनुसूची 1 में है। तीसरा क्लॉज भारत का क्षेत्र बताता है, यानी भारत में क्या क्या है। सेकंड आर्टिकल 2 बता रहा है कि भारत के अंदर अगर किसी क्षेत्र को मिलाना है तो शर्तें सीमाएं संसद तय करेगी। 3 बता रहा है भारत के भीतर राज्य का नाम बदलना है, सीमा बदलना है आदि, तो संसद कानून बनाकर करेगी। और 4 कह रहा है कि 2 और 3 से रिलेटेड जो अमेंडमेंट होंगे वो 368 वाले नहीं होंगे। आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे। अब इस चार्ट को देखिए और इसमें एक कॉन्सेप्ट समझिए जो आपने अभी पढ़ा कि यूएस अगर आप देखेंगे अमेरिका, तो अमेरिका फेडरेशन ऑफ स्टेट है। अमेरिका को कहा जाता है एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। सॉरी, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। क्या मतलब है भाई इसका?
इसका मतलब ये है कि ना तो राज्य को तोड़ा जा सकता है ना तो संघ को तोड़ा जा सकता है। लेकिन जब अमेरिका बना जब अमेरिका बना तो अमेरिका परिसंघ था। और परिसंघ यानी कन्फेडरेशन। परिसंघ का मतलब ये होता है कि जहां पर राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है। अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ अमेरिका को कहा जाता था। शुरुआत में जब अमेरिका बना तो अमेरिका को कहा जाता था अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। ठीक है। यानी डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ द इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट, ये शुरुआत में कहा जाता था। लेकिन अमेरिका के संविधान में ये बात लिखी थी, बड़ी रोचक बात है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई थी कि अमेरिका के राज्य अमेरिका से अलग हो सकते हैं। लेकिन वहां के सुप्रीम कोर्ट के क्रांतिकारी निर्णयों ने राज्यों को अलग ही नहीं होने दिया, आज तक नहीं अलग हो पा रहे हैं। तो राज्य नहीं अलग हो पा रहे हैं तो इसका मतलब यूनियन क्या है? यूनियन का विनाश नहीं हो रहा है, इंडेस्ट्रक्टिबल है। इंडेस्ट्रक्टिबल है यानी विध्वंस नहीं हो रहा है। यानी यूनियन जैसा का है वैसा बना रहेगा, यानी अविनाशी है। इसीलिए देखो, समझना जरा सा, जैसे ही स्टेट को अगर तोड़ा मड़ोड़ा जा सके तो उसे कहते हैं विनाशी, और जिसे तोड़ा मड़ोड़ा ना जा सके उसे कहेंगे अविनाशी। ठीक है। जिसे तोड़ा मड़ोड़ा जा सके वो विनाशी है, जिसे तोड़ा मड़ोड़ा ना जा सके वो क्या है? अविनाशी है। तो अमेरिका में पहले राज्य जब अलग हो सकते थे, शुरुआत में जब अमेरिका परिसंघ था, तब उसे कहा जाता था अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। ठीक। लेकिन आज अमेरिका के राज्य नहीं अलग हो पाते, इसलिए अमेरिका को कहा जाता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ द डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, यानी अध्वंस अध्वंस राज्यों से बना अध्वंस संघ। गजब हिंदी है, आदमी बेहोश हो जाए। ठीक है। अध्वंस मतलब अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ अमेरिका है, इसे फेडरेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। अमेरिका में न तो संघ टूट सकता है, यानी संघ से न तो राज्य अलग हो के दूसरा देश बना सकते हैं, न राज्यों की सीमा में परिवर्तन हो सकता है। अमेरिका में अलग अलग राज्य समझौता करके बने हैं। अब अलग अलग राज्य समझौता करके आए हैं तो राज्यों की सीमा में भी परिवर्तन नहीं हो सकता, राज्यों को भी नहीं तोड़ा जा सकता। राज्यों का भी आप बाउंड्री, क्षेत्र अल्टर नहीं कर सकते हैं। स्टेट्स के लिए भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो राज्यों के लिए भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो राज्य भी नहीं टूट सकते, तो राज्य भी क्या है? राज्य भी आपके अविनाशी हैं। तो अमेरिका में न राज्य का विनाश हो सकता है न संघ का, यानी न संघ टूट सकता है न राज्य। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्ट इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट। लेकिन भारत में आ जाओ, भारत देश में क्या संघ टूट सकता है? नहीं। भारत देश में संघ नहीं टूट सकता, यानी भारत क्या है? भारत पूरा अविनाशी है। कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते। इसीलिए कहा जा रहा है इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन, अविनाशी राज्यों का विनाशी राज्य। अविनाशी राज्यों का विनाशी राज्य क्यों कहा जा रहा है भाई? क्योंकि राज्यों का विनाश हो सकता है, राज्य टूट सकते हैं। उत्तराखंड बना उत्तर प्रदेश से निकल के, मध्य प्रदेश से निकल के छत्तीसगढ़ बना, तो भारत को क्या कहोगे? भारत को आप कहोगे विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, है ना? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अगर इसमें कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से देखिएगा इसको, जो सारी बातें बताई, अगर हौच पौच हुआ हो तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। देखो, अमेरिका जब शुरुआत में बना तो वो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ था। क्यों? क्योंकि न संघ टूट सकता है न राज्य, न राज्य में कुछ बदल सकते हो न संघ में। इसीलिए इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट था। माफ करना, थोड़ा गलत निकल गया। अमेरिका जब बना तो अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ था, यानी संघ तो टूट सकता है। इसके पहले थोड़ा गलत निकल गया था। देखो, फिर से अलग से थोड़ा समझा दे रहे हैं, जैसे कि किसी भी प्रकार का हौच पौच न हो इस शब्द में। जब अमेरिका बना तो उसे कहते थे विनाशी राज्यों का विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ठीक है। अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ मतलब भाई, इसका मतलब है कि स्टेट इंडेस्ट्रक्टिबल है और यूनियन डिस्ट्रक्टिबल है। मतलब संघ टूट सकता है लेकिन राज्य नहीं टूट सकता है। ये था स्टार्टिंग में अमेरिका। इसीलिए अमेरिका को परिसंघ कहा जाता था, क्योंकि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार था।
आज अमेरिका क्या है? आज अमेरिका है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यानी इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन है और इनडेस्ट्रक्टिबल स्टेट है। ठीक है, ना तो राज्य टूट पा रहे हैं ना संघ। आज की स्थिति ये है अमेरिका, ये एकदम करेक्ट लिखा है। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, इधर देखो। अब आ जाते हैं इंडिया पे। तो इंडिया में राज्यों का विनाश हो सकता है, राज्य टूट सकते हैं, लेकिन संघ नहीं। तो इसलिए हम इंडिया को कहेंगे विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। यानी यूनियन क्या है? इंडेस्ट्रक्टिबल है, लेकिन स्टेट डिस्ट्रक्टिबल है। ये बात है। आई होप अब आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से देखिएगा इसको पिछले 10 मिनट से। ठीक, फिर भी नहीं समझे हैं तो पूरा टॉपिक हो जाएगा, तो अपने आप समझ जाएंगे। अब आगे आते हैं। आर्टिकल 3 से रिलेटेड एक बात मैं आपको और बता दूं। बात ये है कि एक सवाल है कि जैसे आपने पढ़ा कि किसी भी राज्य को मर्ज कर सकते हैं, दो राज्य को, किसी भी राज्य की बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, किसी भी राज्य की सीमा बदल सकते हैं 3 के तहत। तो क्या किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशी राज्य को हस्तांतरित कर सकते हैं आर्टिकल 3 के तहत? सवाल ये है। सवाल ये है कि क्या किसी भारतीय राज्य को या किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशी राज्य को हस्तांतरित किया जा सकता है? राज्य तो नहीं किया जा सकता, कोई क्षेत्र किया जा सकता है क्या? क्या कोई भारतीय क्षेत्र विदेशी राज्य को ट्रांसफर किया जा सकता है? कोई भारतीय क्षेत्र फॉरेन स्टेट को ट्रांसफर किया जा सकता है आर्टिकल 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत? बताएं। तो देखो, सामान्य कानून बनाकर ऐसा नहीं कर सकते। ये मसला आपका उठा वेरुवरी केस में। ठीक है, एक बंगाल रीजन की एक ज़मीन थी बेरुवरी, और बेरुवरी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था और उसे पाकिस्तान को दिया जाना था। और जब पाकिस्तान को दिया जाना हुआ तो बड़ा बवाल हो गया कि सामान्य कानून बनाकर ऐसे संसद कैसे किसी क्षेत्र को बाहर दे सकती है। तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आर्टिकल 3 में संशोधन करके लिख दो कि हम दे सकते हैं, या तो 368 से करो, 368 से करो। तो 368 वाली बात फॉलो की गई। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि किसी भारतीय क्षेत्र को यदि फॉरेन टेरिटरी को ट्रांसफर करना है, किसी भारतीय क्षेत्र को यदि विदेशी राज्य को ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के माध्यम से सौंपा जा सकता है। इंडियन टेरिटरी कैन ओनली बी ट्रांसफर टू द फॉरेन स्टेट विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 368। यानी 368 का संविधान संशोधन करना पड़ेगा, यानी विशेष बहुमत से संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बेरुवरी को दिया पाकिस्तान को। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, भारत बांग्लादेश के बीच में कुछ गांव हमने उनको दिए, उनसे कुछ गांव लिए। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये इसका क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक, डन। चलिए, तो विदेशी ट्रांसफर क्या है ये आपने समझा। विदेशी राज्य को यदि ट्रांसफर करना है तो कैसे करेंगे? तो आज के लिए इतना ही। आपने देखा आर्टिकल 1, 2, 3, ठीक है, अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। आर्टिकल 4 में क्या बात मैंने आपको बताई, इसको आप कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा, जरूर लिखिएगा, और दोस्तों के मध्य शेयर भी करिएगा। ठीक है, आर्टिकल 4 क्या कह रहा है, ये बात आप खुद भी लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, जिससे आपको याद रहेगी जीवन भर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए रिवीजन करिए, और सुबह 7 बजे का 20 मिनट शो देखना भी मत भूलिए। इसके साथ साथ आप सुबह 7 बजे का 20 मिनट शो भी देखा करिए, क्योंकि उसमें 4 सवाल में मैं आपको 40 बातें बताता हूँ। देखते हो ना भाई 20 मिनट शो? जरूर देखा करिए। साथ ही साथ क्लास की अपडेट्स के लिए, कोई नया क्लास आ रहा है या कोई नया अपडेट है, तो इसके लिए मेरे भाई एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको जब भी कोई नई सीरीज आती है, नई क्लास आती है, या क्लास का लिंक है, ये आपको मिलता रहता है यहाँ पर। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ रोज़ाना सुबह 7 बजे ये 4 सवाल
मैं 40 बातें मैं आपको बताता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देखा करिए। अगर आप ये दोनों शो देखते हैं, लक्ष्मीकांत और ये, तो मेरा दावा है कि आपके भीतर पॉलिटी की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। साथ ही साथ मेरे भाई, इस समय हमारे स्टडी आईक्यू परिवार के द्वारा एक ऑफर चलाया जा रहा है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। हालांकि ये ऑफर 27 तक ही था, लेकिन इसकी डेट बढ़ा दी गई है। ये एंड हो रहा है 31 जनवरी को, 31 जनवरी को, ठीक है, 31 जनवरी को। और इसमें आपको कोई भी कोर्स यदि आप परचेज करते हैं तो इसमें अप टू 77% का डिस्काउंट मिल रहा है। और इस समय जो ट्रेंडिंग कोर्स है वो है आरंभ 18.0। आरंभ 18.0 में यदि आप इनरोल करते हैं तो आपको पूरी की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी। कैसे आप इनरोल कर सकते हैं और कैसे आप उसके फीचर जान सकते हैं, तो उसके लिए आप जाइए studyiq.com पर, इस तरह से गूगल पे लिखिए स्टडी आई क्यू और यहाँ क्लिक करिए। यहाँ क्लिक करने के बाद आप जाइए, देखो स्टेट पीसीएस पर। यदि आप स्टेट पीसीएस पर गए, फिर आप जाइए उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश पे जाने के बाद आप यहाँ क्लिक करिए आरंभ 18.0। इस पे अगर आपने क्लिक किया आरंभ 18.0 पे, तो यहाँ देखिए, यहाँ डाउनलोड करके पूरा फीचर जान सकते हैं। 9289996923 पर कॉल करिएगा, ठीक है, वहाँ आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। लेकिन हाँ, एक कोड लगाना मत भूलिएगा, कोड है VL Live, उससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इस कोड के साथ आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार।